हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के पूरे क्रोनोलॉजी को आपके साथ हम चर्चा करेंगे। यानी इस डायनेस्टी को, यानी मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने किया और इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन था, सबसे अंतिम शासक कौन था, हम आपको चर्चा करेंगे। पहले तो मुगल जो शब्द है, मुगल, वो मंगोल शब्द से बना हुआ है। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर या संस्थापक बाबर हैं। ये देखिए, बाबर मुगल डायनेस्टी के ये फाउंडर है और इस डायनेस्टी को उन्होंने लोधी डायनेस्टी को समाप्त करके फाउंड किया था। मतलब कि मुगल डायनेस्टी की स्थापना आपके लोधी डायनेस्टी के ध्वंसावशेष पर हुई थी। और लोधी डायनेस्टी का जो सबसे अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनके साथ इनकी युद्ध होती है, वार होती है, जिसे हम कहते हैं वार ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध। उसका समय था 1526 ईस्वी, यानी 1526 AD में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत हरियाणा में है और इस युद्ध में बाबर विजयी होते हैं। यानी यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक सिद्ध हुए और बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया पानीपत के पहली लड़ाई में और उसके बाद मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई, जिसका और इन्होंने मात्र 4 वर्षों तक शासन किया, यानी 1526 से 1530 AD तक। इसके बाद बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं शासक बनते हैं और उनका कार्यकाल है 1530 से 1540, यानी 10 वर्ष। और फिर बीच में गैप आता है, यानी कि बीच में सत्ता उनके हाथ से शेर शाह सूरी के हाथों में चली जाती है। उतने समय तक उन्हें भारत से बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और फिर 1555 AD से लेकर 1556 AD तक फिर 1 साल के लिए हुमायूं का शासन आता है। और इसके बाद 1556 ईस्वी सन में हुमायूं जो हैं वह अपने दिल्ली में ही अपने ही राजभवन के लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हुमायूं का शासनकाल है। यहाँ फिर से याद कीजिए, हुमायूं का शासनकाल 1530 AD टू 1540 AD। और फिर बीच में गैपिंग है, ये शेर शाह सूरी का शासन आ जाता है। शेर शाह सूरी मुगल डायनेस्टी के नहीं हैं, ये अफगान शासक थे। और इब्राहिम लोधी के मृत्यु के बाद और दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद, चूंकि इब्राहिम लोधी अफगान थे, तो फिर अफगानों ने शेर शाह के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाते हैं और इनकी लड़ाई हुमायूं के साथ होती है और हुमायूं यहाँ पर पराजित होते हैं 1539 में। और फिर 1539 में चौसा का युद्ध होता है जो बिहार में है और 1539 में कनौज का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में, इन दोनों लड़ाइयों में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित हो जाना पड़ता है। और ये 15 साल का एक लंबा समय है। ये समय तक सूर वंश की स्थापना होती है भारत में और उसके संस्थापक हैं शेर शाह सूर। इनका नाम बचपन का फरीद खान था, इन्हें शेर खान भी कहा जाता था, लेकिन जब ये शासक बनते हैं तो ये शेर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं। इन्हीं जो बहुत ही प्रसिद्ध GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी स्थापना शेर शाह सूर ने ही किया है। और इनका जो समय है ये देख लीजिए, ये 1540 से 1555 AD बीच में है। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग नहीं किया है इनको, क्योंकि ये मुगल डायनेस्टी में नहीं है, लेकिन शासन कंटिन्यू होते हैं। हालांकि इनका 15 वर्ष का शासन को बहुत ही याद किया जाता है। और भारत में डाक व्यवस्था का स्थापना करना हो, GT रोड और बहुत सारे चीज़ों या राजस्व व्यवस्था कि टोडरमल के नेतृत्व में कराना हो तो शेर शाह ने ये करवाया था। फिर शेर शाह के बाद दोबारा हुमायूं शासन में आते हैं, 1555 से 1556 AD तक शासन करते हैं। इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र अकबर शासक बनते हैं। ये 1556 से 1605 AD तक लंबा शासन करते हैं। और ये देखिए अकबर हैं और मुगल साम्राज्य के, मुगल डायनेस्टी के सबसे महत्वपूर्ण ये शासक हैं। और
इनके अंतर्गत भारत में मुगल साम्राज्य की बहुत विस्तार होता है और फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र जहांगीर शासक बनते हैं, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ये 1605 से 1627 एडी तक शासन करते हैं। 1605 टू 1627 एडी, ये पूरा डेट आप लोग लिख लीजिए और इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। एक और बात मैं बताऊंगा कि मैं अभी सिर्फ ये क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि कौन शासक हुआ। जैसे आपसे चर्चा किया कि मुगल डायनेस्टी का स्थापना किसने किया, तो बाबर ने किया। 1526 में इसका स्थापना होता है। ये मुगल डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत का जो सबसे लास्ट डायनेस्टी है, सबसे अंतिम डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी थी और उसके शासक इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध होता है। पानीपत की पहली लड़ाई से कहा जाता है, जिसमें कि लोधी डायनेस्टी पराजित होती है, इब्राहिम लोधी उसमें हार जाते हैं और बाबर भारत में एक नई डायनेस्टी का स्थापना करते हैं जिसे हम मुगल डायनेस्टी कहते हैं। इसे मुगल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मंगोल शब्द से निकला हुआ है और बाबर जो हैं वह चंगेज खां और तैमूर लंग से संबंधित है। इनके वंशज चंगेज खां थे और चंगेज खां मंगोल थे। तो मंगोलियन शब्द या मंगोल से मुगल शब्द आता है। अब यहाँ पर हम आए, जहांगीर का शासन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चलता है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बनते हैं। शाहजहां का नाम खुर्रम रहता है, लेकिन जब गद्दी पर बैठते हैं तो शाहजहां के उपाधि से गद्दी पर बैठते हैं। ये जहांगीर के पुत्र हैं और इनका शासन है 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक, यानी 1627 एडी टू 1658 एडी तक। और जैसा कि पता है कि शाहजहां ने ही रेड फोर्ट का निर्माण कराया था और इनके बारे में या शाहजहां ही आपको आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा भी हम आपसे करेंगे, लेकिन अभी अपने टॉपिक पाते हैं। अब देखिए, शाहजहां के बाद इनका पुत्र औरंगजेब शासक बनते हैं। हालांकि औरंगजेब इनके सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। इनके सबसे बड़ा पुत्र का नाम दारा शिकोह था। एक लंबी लड़ाई होती है और उसमें अंततः औरंगजेब शासक बनते हैं। औरंगजेब शाहजहां को पकड़ के इनको कैद में भी कर लेते हैं और जेल में भी कैद में डाल देते हैं, जहां बाद में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन फिर भी 1658 में सत्ता जो है औरंगजेब के हाथ में आ जाती है। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो अपने मृत्यु पर्यंत तक ये शासन करते हैं। तो देखिए, औरंगजेब का शासन आप नोट कीजिए, 1658 एडी टू 1707 एडी तक, यानी 1658 से 1707 ईस्वी सन तक औरंगजेब का शासन होता है। ये टोटल ये मुगल वंश जो अभी आ रहा है 1526 से 1707 तक, आप नोट कर सकते हैं कि 181 ईयर्स हो रहा है। इस बीच में आपको 15 वर्षों तक, यानी 1540 से 1555 तक यह शेरशाह का यानी सूर्यवंश का शासन होता है। शेष ये मुगल राजवंश है और मुगल ये शासक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ये मजबूत थे और उस समय मुगलिया राजवंश की और उसके सैन्य ताकत की चर्चा चारों तरफ थी। लेकिन उसके बाद औरंगजेब के बाद ही यह राजवंश डिक्लाइन करना शुरू करता है और उसके बाद के जो मुगल साम्राज्य हैं उनको हम लोग देखिए लेटर मुगल्स बोलते हैं। लेटर मुगल्स यानी ये मुगल शासक 6 हैं, मात्र 181 सालों तक, 181 ईयर्स तक। और देखिए यहाँ पर 1707 में औरंगजेब के ही पुत्र बहादुर शाह शासक बनते हैं, जिन्हें मुअज्जम भी हम कहते हैं। इनका वास्तविक नाम मुअज्जम था, लेकिन जब शासन पर बैठते हैं तो ये बहादुर शाह फर्स्ट के उपाधि से गद्दी पर बैठते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। और इनका समय है 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी सन तक, यानी 1707 एडी टू 1712 एडी तक इनका शासन रहता है। इनके बाद इनके पुत्र जहांदार शाह शासन बनते हैं और बहुत कम समय के लिए शासक होते हैं। 1712 एडी टू 1713 एडी, यानी 1712 से 1713 एडी तक, ये 1 वर्ष का ही टाइम है। फिर इसके बाद फर्रुखसियर शासक होते हैं 1713 से 1719 एडी तक, 1713 एडी टू 1719
एडी तक फर्रुखसियर का शासन होता है। फर्रुखसियर के बाद एक छोटे बच्चे को शासक बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी सत्ता यहाँ पर चेंज हो रही है। और ये देखिए रफी उद्दरजात, ये छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा तो खुद सत्ता पर बैठेगा नहीं, इसलिए मात्र कुछ महीनों का बच्चा था। तो उसमें ये जो सत्ता का खेल वहाँ के जो गुट कर रहे थे, और जो उस समय के नवाब थे और गवर्नर थे, सेनापति थे, उन्हीं की 2-3 गुट बन गई थी। उसमें एक हिंदुस्तानी गुट कहा जाता था, जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे। एक तुरानी गुट कहा जाता था, जो तुर्क मुसलमान थे। एक अफ़गानी कहा जाता था, जिसमें अफ़गान मुस्लिम से, और एक आपको ईरानी कहा जाता था, जिसमें ईरान मुस्लिम थे। तो ये 4 तरह के गुट बन चुके थे, और ये लोग आपस में झगड़ा करते थे। उसमें जो गुट मजबूत होता था अपने रबर स्टैम्प को राजा बना देता था। तो रफी उद्दरजात बनाए जाते हैं। 1719 में ही कुछ महीनों तक के शासन होते हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आता है। देखिए मोहम्मद शाह ये बहुत ही आयास थे, हालांकि इनके समय में ये नृत्य कला वगैरह का काफ़ी विकास होता है, और इन्होंने अपना टाइटल रंगीला रख लिया था। इनका शासन है 1719 से 1748। ये एक लंबा समय है, और इनको एक लंबा समय मिला। अगर ये अपने को, इनमें इच्छा शक्ति होती और अपने को मजबूती के साथ प्रस्तुत करते, तो शायद मुग़ल साम्राज्य की, मुग़ल डायनेस्टी की पुरानी परंपरा को और पुरानी ताकत को ये वापस ला सकते थे, क्योंकि इनको एक लंबा वक्त मिला। लेकिन ये भी उसके योग्य अपने को स्थापित नहीं कर पाए। और ये देखिए इनका समय 1719 से 1748 ईस्वी सन था, यानी कि 1719 AD to 1748 AD तक। और यही मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 में 1739 में आपका नादिर शाह का अटैक होता है, और नादिर शाह का अटैक से भारत का मुग़ल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो जाता है। यहाँ का नादिर शाह बहुत यहाँ से धन दौलत लूट के ले जाते हैं, और मोहम्मद शाह एक तरह से इनके सामने बहुत ही कमज़ोर साबित होते हैं, और ये देखते रहते हैं उससे, और एक तरह से क्षमा मांगकर उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं, और उसको लूटने देते हैं। और इतना ये शक्तिहीन हो चुके थे, और इनकी शक्तिहीनता सब लोग देख ही रहे थे। लेकिन नादिर शाह का अटैक के बाद बिल्कुल जग जाहिर हो जाती है, और फिर उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, विखंडन शुरू हो जाता है। और तुरंत उसके बाद ही मुग़ल डायनेस्टी जो है, देखिए बंगाल, अवध और हैदराबाद नामक अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग प्रांतों में ये अलग अलग प्रांत बन जाते हैं। मतलब मुग़ल डायनेस्टी से ये अपने को स्वतंत्र कर देते हैं, और यहाँ के जो नवाब जो हैं अपने को स्वतंत्र घोषित करके, और बंगाल का शासन मुर्शिद कुली खां खातून चला जाता है, अवध है सादत खां के, तो ये सब चला जाता है, और ये लोग आपस में अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। हैदराबाद है तो हैदर अली आगे निकल जाते हैं, तो यहाँ से मुग़ल साम्राज्य और कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद जो शासक आते हैं ये एक तरह से जस्ट नॉमिनल रूलर होते हैं। देखिए बहादुर शाह के बाद जो भी शासक, ये तो कमज़ोर थे ही, लेकिन इनके बाद जो शासक आते हैं, इसमें देखिए अहमद शाह बहादुर शासक होते हैं। इनका समय है 1748 से 1754 AD, 1748 to 1754 AD तक इनका शासन होता है। बहादुर शाह, अहमद शाह बहादुर का ये शासक बनते हैं। और फिर इनके बाद शासक होते हैं आलमगीर सेकंड। इनका जो समय है 1754 AD to 1759 AD, यानी 1754 से 1759 ईस्वी सन तक आलमगीर सेकंड का शासन रहता है। फिर देखिए शाह आलम सेकंड, इनका शासन है 1759 AD to 1806 AD, यानी 1759 से 1806 ईस्वी तक आपका शाह आलम सेकंड शासन करते हैं। और शाह आलम सेकंड के बाद अकबर सेकंड का शासन आता है, और ये उत्तराधिकारी बनते हैं शाह आलम सेकंड के।
और अकबर सेकंड का जो टेन्योर है, जो शासनकाल है, वह 1806 AD टू 1837 AD, यानी कि 1806 ईस्वी सन से 1837 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और फिर इसके बाद बहादुर शाह सेकंड, जिसको कि बहादुर शाह जफर कहा जाता है, इनका शासन आता है 1837 से 1858 ईस्वी सन तक इनका शासन है, यानी 1837 AD टू 1858 AD। तो यहाँ से ये अहमद शाह बहादुर से लेकर और बहादुर शाह सेकंड तक ये जो शासक हैं, एक तरह से जस्ट नॉमिनल रूलर, मात्र नाम मात्र के ये शासक हैं, और ये लोग पेंशनर हैं, इनको पेंशन कर दिया जाता है। बहादुर शाह जफर ये जो है ये पेंशनर थे। और देखिए 1858 ईस्वी सन है, थोड़ा इस ईस्वी सन पर अपने को रिकॉल कीजिए, ध्यान ले जाइए ये कौन सा समय है। ये 1858 यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, यह रिवोल्ट इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। लास्ट में सभी लोग, जो झांसी की रानी, कुंवर सिंह, तत्या तोपे, नाना साहब, ये सभी लोग जो लड़ रहे थे, अंततः इन लोगों ने अपना नेता आपको बहादुर शाह सेकंड को ही माना था, और जिसके कि सेनापति बख्त खां थे। तो और वो लड़ाई इनके अंतर्गत लड़ा गया था। उस समय इनका उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया था। ये पढ़े लिखे थे, ये अपने को जफर पदवी लेते थे, बहादुर शाह सेकंड जफर कहलाते थे, क्योंकि बहुत सुंदर ये शायरी लिखा करते थे। तो खैर इनको उस समय 1858 में, 1858 में 1857 के रिवोल्ट को अंग्रेज़ों ने दबा दिया, मतलब कि वो फिर अंग्रेज कम बैक कर गए और इनको बहादुर शाह सेकंड को पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद इनको म्यांमार यानी बर्मा में भेज दिया गया और इनको जेल में काला पानी की सज़ा दे दी गई, क्योंकि वहाँ की पानी बहुत हार्ड होती थी, और उस तरह से वहाँ फिर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों को पकड़कर और तोप के सामने उनको उड़ा दिया गया। और इस तरह से ये महान मुगल वंश, जो मुगलिया राजवंश है, जिसकी स्थापना महान के सेंस में, इस सेंस में बोल रहा हूँ, कितना पराक्रमी जो मुगल वंश था, जो इसका अपने के पहले के दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके भारत में स्थापित हुआ बाबर के द्वारा। और उसमें हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये बहुत ही एक प्रतापी और बहुत ही मजबूत शासक हुए। इनकी सैन्य ताकत बहुत मजबूत हुआ करती थी, और उस ताकत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर को अंग्रेजों द्वारा पकड़ा जाता है 1857 की क्रांति के बाद, और इनको तो जेल डाली दिया जाता है, और उसके बाद इनके पुत्र को तोप के सामने उड़ा दिया जाता है। और इस तरह से इस वंश का एक भी कोई वंशज नहीं बचता है, एक भी कोई इस वंश का एक भी कोई व्यक्ति अभी आज तक जिंदा नहीं है, और इसको हमेशा इसको दफन कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये है मुग़ल डायनेस्टी की कहानी। फिर से एक बार इसको रिकॉल कीजिए कि मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना बाबर करते हैं, और यह स्थापना पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, पानीपत की प्रथम युद्ध से होता है, जो युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश, अंतिम डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी है, और उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी यहाँ पर सिद्ध होते हैं, और इसमें वो हारते हैं, बाबर स्थापना करते हैं। फिर बाबर के बाद हुमायूं शासक होते हैं, हुमायूं के बाद शेर शाह शासक होते हैं, और फिर शेर शाह के बाद हुमायूं कम बैक करते हैं, और लेकिन मात्र 1 साल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अकबर शासन में आते हैं सत्ता में। 1556 से 1605 ईस्वी सन अकबर का समय है, और अकबर मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित करते हैं, बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। फिर अकबर के बाद जहांगीर शासक बनते हैं, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये मुगल होते हैं, बहुत ये मजबूत शासक होते हैं। इसके बाद औरंगजेब के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद उनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक होते हैं, वो सत्ता को कुछ समय तक चलाते हैं, 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। उन्हें मुअज्जम नाम से भी जाना जाता है। उनके बाद जहांदार शाह शासक होते हैं, मात्र 1 साल में इनकी सत्ता चली जाती है, 1712 से 1713। फिर उसके बाद फर्रुखसियर शासक होते हैं। फिर उसके बाद रफी 2000 छोटे बच्चे को शासन कुछ महीने के लिए इनके जो नवाब हैं गुटबाजी में उनको बैठाते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला शासन में आते हैं, इनको लंबा समय मिलता है, लेकिन ये भी कमज़ोर शासक सिद्ध होते हैं। इन्हीं के समय में नादिर शाह का अटैक होता है, और इन्हीं के समय से
मुगल साम्राज्य जो एक बड़ा साम्राज्य था, उसके प्रांत अभी साम्राज्य से अपने को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, जिसमें कि बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है। फिर इसके बाद देखिए अहमद शाह बहादुर शासक बनते हैं, आलमगीर सेकंड शासक बनते हैं, शाह आलम द्वितीय है, अकबर सेकंड है और बहादुर शाह सेकंड है। ये तो बहुत कमज़ोर शासक है, जस्ट नॉमिनल रूलर्स हैं। तो इस तरह से आपको मुगल साम्राज्य के बारे में समझाया गया। साथ ही साथ अब इनके बारे में मैं एक एक करके इनके डिटेल को भी बताऊंगा कि बाबर के समय की जो मेन घटनाक्रम है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और फिर हुमायूं के समय का, शेर शाह के समय का, अकबर के, सभी के समय के मैं आपको छोटे छोटे कैप्सूल में बताऊंगा, और इसको आप ज़रूर रिवाइज कीजिए। इसके पहले मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया हूँ, और इसके बाद मैं आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। तो इन सभी को अगर आप पढ़ के और तब हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िएगा, हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टडी के, जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है यह उन स्टूडेंट को समर्पित है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो या एसएससी हो, रेलवे हो, टीएटी हो, बीएड हो, किसी भी रीट हो, सब में ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर ओवरलुक कर लीजिएगा, इसको ज़रूर याद कीजिए और इसके आधार पर हिस्ट्री को समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो डॉक्टर ए.के. ओझा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह के आपको इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपको इसमें हम डालते रहेंगे जो कि जनरल स्टडी के लिए और कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। साथ ही साथ ये जो वीडियो है उन सुधी जनों के लिए, उन सज्जनों के लिए भी बहुत ही सुंदर है जो कि भारतीय इतिहास में और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो जिन्हें अपने अतीत से प्यार है और सबको होना भी चाहिए। इन सभी के लिए है कि अपने देश को जानिए, अपने साम्राज्य को जानिए और कब कौन से शासक हुए, कैसे हुए। तो ये, और फिर इसी तरह से मैं आधुनिक भारत के बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट हो तो उसे ज़रूर दीजिएगा ताकि और बेहतर प्रयास किया जा सके। थैंक यू।